हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 जो कि है रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के बारे में। आज इस सब्जेक्ट में हम रिटर्न टू स्केल से जुड़ी हुई सारे फैक्टर्स जो आपके कोर्स में हैं, जैसे रिटर्न टू स्केल क्या है, कौन कौन से इसके स्टेज हैं, साथ ही साथ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में रिटर्न टू स्केल किस तरीके से परफॉर्म करता है, और क्या रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बिना देर किए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले जानते हैं रिटर्न टू स्केल होता क्या है। हिंदी में इसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो इन द शॉर्ट रन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज, फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन अनचेंज। यानी सबसे पहले कुछ फैक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन अल्पावधि। अल्पावधि का मतलब है कि वो समय जिसमें एक प्रोड्यूसर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को, परिवर्तनशील कारकों को ही परिवर्तित कर पाता है, चेंज कर पाता है, वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करके प्रोडक्शन में बदलाव करता है। यानी कुछ फैक्टर जो होते हैं इनपुट, कुछ इनपुट या फैक्टर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं वो अनचेंज रहते हैं और केवल कुछ ही जो हैं वो बदले जा सकते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट रन अल्पावधि कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें इन लॉन्ग रन में, एक लंबे समय में, तो ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, फर्म्स कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शंस कंप्लीटली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन, लंबी अवधि के दौरान एक प्रोड्यूसर जो है सारे जो फैक्टर्स है, सारे जो इनपुट्स हैं जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है में बदलाव कर पाता है। इसका मतलब है जितने भी इनपुट्स हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे ही वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान इन सारे फैक्टर्स को अगर एक प्रॉपर प्रपोर्शन में मेंटेन करके चेंज किया जाए तो जो उत्पादन का स्तर है, प्रोडक्शन लेवल है या आउटपुट लेवल है, उसको बढ़ाया जाता है। तीसरा, रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। अब हम अगर कहें कि रिटर्न टू स्केल होता क्या है, तो रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के जो प्रतिफल हैं वो क्या होते हैं। पैमाने के प्रतिफल का मतलब है कि आप आउटपुट में बदलाव कर रहे हैं, यानी आपका जो टोटल प्रोडक्शन लेवल है वो इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, जब आप सभी जो इनपुट्स हैं, सभी जो वेरिएबल हैं या परिवर्तनशील कारक हैं, आप उनमें बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोपोर्शन को, ठीक है, समान रूप से ही बदल रहे हैं। यानी लैंड और लेबर अगर हम बेसिकली दो इनपुट मान लें तो हम इनके जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यानी यदि एक मशीन पे 2 लेबर काम करते हैं तो हम 1/2 वाला जो रेशियो है, इसी हिसाब से अगर हम अपने इनपुट को बदलाव करें, एक और मशीन लाएं और 2 और लेबर बढ़ाएं, तो हमारा आउटपुट लेवल में क्या चेंज आएगा, ये हमारे रिटर्न टू स्केल बताने की कोशिश करता है। इसी को हम पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल करते हैं। थोड़ा सरल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो, कि रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जब आप प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हुए इनपुट में चेंज लाते हैं ताकि आउटपुट में बदलाव आए, इस स्थिति को रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। आते हैं रिटर्न टू स्केल 3 स्टेजेस में आते हैं हमारे। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर कांस्टेंट होते हैं यानी स्थिर रिटर्न कह सकते हैं, और अंतिम है घटते हुए रिटर्न में। यानी जब आप इनपुट में बदलाव कर रहे हैं तो पहले आउटपुट तेजी से बढ़ता है, यानी जितने परसेंट बदलाव आप इनपुट में कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली जो आउटपुट परसेंटेज है वो ज़्यादा हाई रहती है। दूसरा, जब इनपुट में जितना परसेंट आप चेंजेस कर रहे हैं दूसरे स्टेज पे या दूसरे चरण में, उतने ही परसेंट आउटपुट में बदलाव देखने को मिलता है। और तीसरा स्टेज, जब इनपुट में जितने परसेंट चेंज आ रहा है उसके कंपैरेटिवली आउटपुट की जो परसेंटेज चेंज है वो कम होती चली जाती है। तो इन 3 स्टेजों को हम रिटर्न टू स्केल के तौर पर देखते हैं, यानी पैमाने के प्रतिफल के तौर पे देखते हैं। अब इसे थोड़ा सा
बोर्ड के हिसाब से देखते हैं क्या कहता है कि देयर स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, देयर आर 3 मेन स्टेजेस। इसके 3 मुख्य स्टेज या चरण हैं। पहला चरण है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। इसके बारे में कह रहे हैं कि व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल इनपुट, कि जब आउटपुट उस अनुपात से, जिस अनुपात में वेरिएबल इनपुट को बदला गया है, इनपुट को, सभी इनपुट को जितने परसेंट बदलाव किया गया उसके कंपैरेटिवली आउटपुट में बहुत तेजी से बदलाव आता है। एक उदाहरण देके इसे समझाया गया कि अगर इनपुट 20% बढ़ रहा है तो आउटपुट जो है 30% बढ़ गया, यानी क्वांटिटी इनपुट की अगर आपने सिर्फ 20% इम्प्रूव करी है और आउटपुट की क्वांटिटी 30% आ गई, यानी अगर पहले आप 100 यूनिट बनाते थे और इनपुट जो है 10 इस्तेमाल करते थे, तो अगर आपने इनपुट को 10 की जगह 12 कर दिया, यानी 20% इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, तो उसके कंपैरेटिवली पहले 100 यूनिट की जगह अब 130 यूनिट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मैंने ये वैल्यू में बताने की कोशिश करी है, परसेंटेज को थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि पहले स्टेज में इनपुट की जो परसेंटेज है, चेंज इन इनपुट परसेंटेज के कंपैरेटिवली आउटपुट परसेंटेज तेजी से बढ़ता है, यानी ज़्यादा आता है। इसकी वजह है दे रखी कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमने इनपुट में कंपैरेटिवली कम चेंज किया, फिर भी हमें आउटपुट में कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज चेंज देखने को मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञता की उच्च डिग्री, यानी जो लोग इनपुट में आ रहे हैं, जो वेरिएबल आपने चेंज किए, उनका एक ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो अपने काम में बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका प्रॉपर या 100% यूटिलाइजेशन, यानी उनका पूरा उपयोग हो रहा है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो मैन पावर हो, उनका जितना भी टोटल वर्किंग और है और जितनी भी उनकी कैपेसिटी टू परफॉर्म है या गिव आउटपुट है, वो उस लेवल पे रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा है इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कह रहे हैं उत्पादन के कारकों की अभिभाज्यता। इसका मतलब है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें बांटा नहीं जा पा रहा है, वो अपने अपने काम के लिए जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सिर्फ वही काम करेंगे जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया है या जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है, और इन कामों को किसी और को देना, सौंपना या से करवाना संभव नहीं होता। इसलिए इसे कहा गया कि एक ये भी वजह है कि जब एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, उस काम को पहले से जानता है और उसे पूरा काम करने का मौका मिल रहा है, तो जो आउटपुट है वो मैक्सिमम लेवल पे बढ़ेगा, यानी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और तीसरा है प्रोडक्शन इकोनॉमीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमी। और जिस तरीके से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिटर्न टू स्केल मिल रहा है कि उत्पादन में क्या हो रहा है, आपकी लागत कम आ रही है कंपैरेटिवली, और आपका आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरेटिवली। का मतलब है कि जो आपके खर्चे हैं, इनपुट को इन्वॉल्व करने में जो खर्च हो रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना आउटपुट जनरेट करने में आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी गेन मिल रहा है। यानी जितने नंबर ऑफ आउटपुट आपको मिल रहे हैं वो उसकी तुलना में ज़्यादा है जितना आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान। यानी जितना इनपुट आप ला रहे हैं, साफ बात है, पहले कहा कि कम इनपुट ला रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसी को अगर ग्राफ पे देखें तो देखिए, याद रखें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ए और बी कर्व है, यहाँ पे प्रोडक्शन था, ठीक है, वो था IP1, जैसे आइसोकॉन्ट प्रोडक्टिविटी कर्व जो है 100 है, IP2 पे यानी बी पॉइंट पे आके हो गया 200, ठीक है। इधर देखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और इधर लेबर, नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है। इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, बी और सी के मुकाबले में, यानी जो डिस्टेंस AB है कंपैरेटिवली ज़्यादा है बी और सी के डिस्टेंस से, और बी, सी और डी का जो डिस्टेंस है वो कम है बी और सी और ए और बी के बीच के डिस्टेंस से। जो ये बात बताता है कि आप लेबर में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, आउटपुट में आपको ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो लेबर था ए से बी में दूरी ज़्यादा है बी और सी के मुकाबले में, लेकिन आउटपुट देखिए तो सीधा डबल ट्रिपल हो रहा है। इसका मतलब है कि ए बी के बीच की दूरी ज़्यादा और बी सी की दूरी कम है। का मतलब है
ए से बी में जितना आपने इनपुट बढ़ाया, लेकिन वो उसके मुकाबले में बी और सी में आपने जो इनपुट बढ़ाया वो कम बढ़ाया, लेकिन आउटपुट देखें तो सेम लेवल से बढ़ता जा रहा है, यानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये कहें कि मूवमेंट अलोंग स्केल लाइन ओएस, हम यहाँ देख रहे हैं ओएस लाइन पे हमें क्या दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। आइसो प्रोडक्ट कर्व अगर देखें, IP1 दो इनपुट्स ले रहा है, कैपिटल और लेबर, उससे IP1 हमारा 100 आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन IP2 200, 300, 400, लेकिन इनकी दूरी बीच बीच में कम हो रही है। बीच बीच में कम हो रही है का सिंपल सा मतलब है कि हम इनपुट में कम बदलाव कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में देखें तो ज़्यादा तेजी से बदलाव आ रहा है, यानी कम इनपुट पे भी ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट है या जो इन्वॉल्वमेंट है इनपुट्स का वो कम हो रहा है और आउटपुट उन पे रिटर्न जो है हमें ज़्यादा देखने को मिला, स्पेशलाइजेशन आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेकेंड स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने पर स्थिर रिटर्न। अगर देखें तो यहाँ पे आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट, यानी जितना % चेंज इनपुट में होगा उतना ही % आउटपुट इंक्रीज करेगा, यानी जितने % आपने बदलाव किया, इम्प्रूव किया इनपुट्स को, लेबर और कैपिटल के रेशियो को, क्योंकि प्रोपोर्शन को हमने मेंटेन किया है, कांस्टेंट रखा है और उसमें इम्प्रूव किया। तो अगर हम कह रहे हैं 20% हमने इनपुट में इम्प्रूव किया तो 20% ही हमारा आउटपुट इम्प्रूव होगा, यानी हमारा जो उत्पादन है वो हमारे जो इनपुट है उसके मुकाबले में समान रूप से ही घटेगा या बढ़ेगा अगर हम इनपुट को घटाते या बढ़ाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल वही दिया 20% वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिकेट्स ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहाँ पे जितना सबसे बेहतर लेवल, जो आपके पास जितने भी ऑल्टरनेटिव या पॉसिबिलिटीज़ थी, उस पॉसिबिलिटीज़ का सबसे बेहतर उपयोग हो चुका है वेरिएबल इनपुट्स का। जो आप इनपुट में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, उन इनपुट से आपको उसका इष्टतम और कुशलतम उत्पादन मिल चुका है, यानी अभी ये एक ऐसा लेवल है जिसमें आप सबसे अच्छे लेवल पे बदलाव और उसके बाद होने वाले उत्पादन परिवर्तन, प्रोडक्शन चेंज को देख पा रहे हैं। आते हैं, अगर हम डायग्राम को समझे तो आइसोसेलेंट कर्व आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पे देखें तो पिछले वाले ग्राफ में AB BC से ज़्यादा था, BC CD से ज़्यादा था, CD DE से ज़्यादा था, लेकिन अगर इस कर्व में देखें तो A और B की दूरी, B और C की दूरी, C और D की दूरी और D और E की दूरी एक समान है, जो ये बताती है कि वेरिएबल इनपुट में आप जितना बदलाव कर रहे हैं उतना ही बदलाव, उतने ही % बदलाव आपके जो आउटपुट है उसमें आ रहा है, यानी आइसोसेलेंट कर्व में आपको देखने को मिल पाता है। अगला है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेज आ गया, अगर आप वेरिएबल इनपुट में ज़्यादा परिवर्तन कर भी रहे हैं, यानी इनपुट को आप अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं, बावजूद इसके जो आउटपुट है, जो टोटल उत्पादन है या जो रिटर्न आ रहा है, वो उस % से, जिस % से आपने इनपुट बढ़ाया, कम देखने को मिलेगा। ऐसा होता है क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन कम हो रहा है। सीधी बात है, जो मशीनरी है वो धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करने लगती हैं, या जो हमने लेबर इम्प्रूव किए थे उन लेबर की उतनी यूटिलिटी, उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उन्हें पूरा काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, या जो कैपेसिटी जो परफॉर्म थी वो समय के साथ क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई है। कैपेसिटी जो, या कहेंगे लैंड की फर्टिलिटी, अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, समझेंगे एक समय के बाद फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है वो कम हो जाती है, उपजाऊता कम हो जाती है, और सेम लैंड, पीस ऑफ लैंड से, सेम एरिया से जो फसल है अब कम देगी, आप ज़्यादा लेबर लगाने के बाद भी। ऐसे ही प्रोडक्शन के दौरान भी है, प्रोडक्टिविटी के दौरान मैंने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ बात करते हैं कि एग्जांपल है कि अगर इनपुट इंक्रीज किया गया 20% और आउटपुट में बदलाव सिर्फ
10% का, यानी आउटपुट का जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 10% हुआ, तो ये सिचुएशन उसको दिखाती है कि ये एक थर्ड स्टेज आ गई है रिटर्न टू स्केल की, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की सिचुएशन है। अब आते हैं ऐसा होता क्यों है। हमने वही बोला, अभी डिस्कस भी किया कि ऐसा होता है ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इश्यूज एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि अकुशलता आ गई है। अब उतने या तो जो लेबर वगैरह आ रहे हैं, इनपुट जो आप ला रहे हैं, वो उतने कैपेबल नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, या फिर मैनेजमेंट एरर हो रही है। आप रिसोर्सेज का जो बदलाव किया आपने, या इनपुट का जो बदलाव किया, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, डिसीजन इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, या फिर जो है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया गया है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी या जो आउटपुट है वो कम हो गया, कैपेसिटी टू गिव रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो गया एक समय के बाद, क्योंकि लगातार यूज़ करने से उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं रही जो हुआ करती थी ना। अगर हम डायग्राम से देखें तो आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है यहाँ पे पहले कम है और बाद में तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। यानी अगर आप पहले स्टेज में देखें तो AB, BC, CD, DE इनके बीच की दूरी लगातार तेज़ी से बढ़ रही थी। दूसरे स्टेज में AB, BC, CD और DE के बीच की दूरी लगातार बराबर बनी हुई थी। तीसरे स्टेज में ये कम से ज़्यादा हो रही थी, यानी AB कंपैरेटिवली कम है दूरी BC के मुकाबले में, BC की जो दूरी है CD के मुकाबले में कम है, CD की दूरी DE के मुकाबले में कम है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व इस स्टेज में होगा, उनमें दूरी बढ़ती चली जाती है, जो गिरते हुए आउटपुट लेवल को इन केस की लार्ज इनपुट इस्तेमाल किया जा रहा है दिखाता है। इस डायग्राम को अगर तीनों को समझे तो हमने यही देखा, जैसे डिस्कस करें स्टेज की बात करें। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखें, जो पहला स्टेज था जहाँ पे जो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल आ रहा है, यानी जो हमारे वेरिएबल हमने चेंज किए इक्वल प्रोपोर्शन में, हमारे लॉन्ग रन में सारे फैक्टर जो हमने चेंज किए, उससे जो रिटर्न है वो किस तरीके का इम्पैक्ट हमें ग्राफ पे देखने को मिला। अगर देखें तो आइसो प्रोडक्ट कर्व में जो पैटर्न है वो एक साथ पास आते चले जाते हैं, यानी क्या होते हैं, पास होते जाते हैं, क्योंकि ए बी जो है BC के मुकाबले में बड़ा है, BC CD के मुकाबले में बड़ा है, और CD DE के मुकाबले में बड़ा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो आइसो, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन जो कर्व हैं हमारे आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, करीब आते चले जा रहे हैं, यानी हर अगला कर्व पिछले के मुकाबले में ज़्यादा पास है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला स्टेज है। जबकि दूसरा जो स्टेज है उनमें जो सारे कर्व थे वो बराबर दूरी पे, यानी हर नया कर्व पिछले कर्वों के बीच की दूरी के मुकाबले में उतना ही बना हुआ है। जबकि तीसरे में वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रही है, यानी AB जो है के बीच की जो दूरी है BC के बीच की दूरी के मुकाबले में कम है, और BC के बीच की दूरी CD के मुकाबले में कम है, और CD के बीच की दूरी DE के बीच में, जो ये दिखाती है कि वेरिएबल इनपुट ज़्यादा डालने के बावजूद भी उसकी तुलना में जो आउटपुट लेवल है कम बढ़ रहा है। अगर स्लो पैटर्न की बात करें तो इसे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं वेरिंग रिटर्न टू स्केल इन अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं कि एक ही उत्पादन प्रक्रिया में अलग अलग पैमाने के प्रतिफल क्यों देखने को मिलते हैं, यानी ये तीनों जो स्टेजेस आ रही हैं वो किस तरीके से देखने को मिलती है सेम प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। देखिए क्या था, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल वेरी ओवर डिफरेंट रेंजेस ऑफ आउटपुट। ठीक है, कह रहे हैं कि क्योंकि कई तकनीकी कारणों से, कई तकनीकी स्थितियों के कारण पैमाने का जो प्रतिफल है उत्पादन की विभिन्न श्रेणियों में भिन्न भिन्न दिखता है, यानी अलग अलग स्टेज पे प्रोडक्शन के जो आउटपुट लेवल में जो बदलाव है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। ये वही 3 स्टेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है।
इनिशियली इट में एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। शुरुआत में तो हमें जो वेरिएबल इनपुट हम चेंज कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली आउटपुट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब जितना परसेंटेज हम वेरिएबल इनपुट में बदलाव करें उसी के अनुपात में, उसी के प्रोपोर्शन में आउटपुट में हमें जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। और तीसरा और अंतिम स्टेज होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी जितना हम इनपुट में या वेरिएबल इनपुट में बदलाव करें उसके कंपैरेटिवली हमें कम परसेंटेज चेंज आउटपुट देखने को मिलता है। अब आते हैं 10 इन अ फर्म। अगर हम एक फर्म की बात करें, व्हेन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड देन द अबव 3 स्टेजेस आर ऑब्जर्व्ड। कुल मिला के जब एक फर्म अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ा रही है, यानी अपने लेवल को और ग्रोथ दे रही है, एक्सपैंड कर रही है, अपने जो ऑपरेशंस है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जो भी ऑपरेशन है प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसके लेवल को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो ये 3 तरीके के बदलाव या 3 चरणों में बदलाव देखने को मिलते हैं। ये जो वेरिंग रिटर्न्स टू स्केल है उसे हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए शुरुआत में वही था कि पहला कर्व P20, P40, P50, अगर देखें तो पहला बड़ा है, दूसरा उससे गैप कम है और तीसरे में उससे भी कम है। यानी ये जो स्टेज है सेम अगर हम देखें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, तो पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि P20, 40 और 50 अगर देखें तो इन गैप कम हो रहे हैं। इसके बाद कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है। अगर हम देखें P50 to 80 और वो 60 to 80, 80 to 100 के और 100 से 120 के बीच के जो ये हैं कर्व, इनके बीच की दूरी लगभग बराबर है। तीसरे स्टेज में देखें तो कर्व के बीच की दूरी यानी P120 to 140, 140 to 160 और 160 to 180 जो डिस्टेंस है कर्व का वो बढ़ता जा रहा है। यानी सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में जब एक कंपनी अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को इम्प्रूव कर रही है, यानी अपने इनपुट को बढ़ा रही है, डेफिनेटली सारे फैक्टर उसके इनपुट हो गए, वेरिएबल है, जब वो इनपुट को बढ़ा रही है तो उससे होने वाला जो आउटपुट है वो 3 स्टेजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। उसको इस ग्राफ में, सिंगल ग्राफ में दिखाया गया, जहाँ पे पहले कर्व का जो डिस्टेंस है, पहले स्टेज में कर्व के डिस्टेंस घटते हुए हैं, यानी दूरी लगातार कम हो रही है। यहाँ पे हमने P20, 40 और 60 के लेवल में देखा और इसे हमने फर्स्ट स्टेज बोला। इसके बाद जो प्रोडक्शन कर्व हैं हमारे दिखा रहे आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं, उनके बीच की दूरी लगभग बराबर बनी हुई है, जो हमें 80 से 100 और 100 से 120 के बीच की दिखाई दी कि कर्व के बीच की दूरी लगभग बराबर है। और तीसरा स्टेज जब आया तो हमें कर्व के बीच की दूरी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। यानी जो स्टेज हमने डिस्कस किया P120 से 140 के बीच की दूरी कंपैरेटिवली कम है P140 से 160 के मुकाबले में और 160 से 180 के मुकाबले में। तो ये जो हमने एक्सपीरियंस किया, अगर देखा जाए तो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी एक ही फर्म के अंतर्गत ये तीनों स्टेज को एक्सपीरियंस किया जाता है जब वो कॉन्स्टेंटली अपने लेवल ऑफ इनपुट्स को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि लॉन्ग रन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन जो है इनपुट्स के बीच का मेंटेन किया जा रहा है। हम बेसिकली अगर बात करें सिर्फ कैपिटल लेवर की, तो उनको इनके प्रोपोर्शन को, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हुए इन्हें तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि कंपनी का जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे। नाउ इस फिगर में स्केल QOR इज द फर्स्ट क्रॉस्ड बाय द आइसोकॉन्ट एट स्मॉलर देन एट इक्वल एंड फाइनली इंक्रीजिंग इंटरवल। हमने यही डिस्कस किया कि इस फिगर में देखें तो हमारा जो OR है, स्केल लाइन जो हमारे OR है, वो पहले आइसोकॉन्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉलर हो रहे हैं, यानी उनके बीच की दूरी कम हो रही है, बाद में वो बराबर चल रही है और फाइनली बढ़ती जा रही है दूरियां आइसोकॉन्ट कर्व के बीच में। ठीक है, ये बताती हैं कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है और फिर कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है और अंत में जाके जो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहा है, यानी आउटपुट लेवल गिर रहा है तीसरे बार में।
सेम करना है। एक बार फिर समझते हैं कि रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल का क्या मतलब है। देखिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन शुरुआत में ही हमने पढ़ा, और अभी हमने कहा कि रिटर्न टू स्केल जब हम डिस्कस करते हैं तो हम एग्जैक्टली लॉन्ग रन में आउटपुट को बढ़ाने की बात और किस तरीके से कितने स्टेजेस में होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब रिटर्न टू अ फैक्टर कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में, ठीक है, जब हमारे जो कुछ फिक्स फैक्टर हैं और एक वेरिएबल फैक्टर है, यानी सिर्फ जनरली लेबर को इम्प्रूव किया जा रहा है, लेबर नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाया जा रहा है और उससे जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो रिटर्न टू फैक्टर है। जबकि जब सारे ही फैक्टर को एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए बढ़ाया जा रहा है तो वो रिटर्न टू अ स्केल है। तो देखें कि अंतर क्या है। अगर हम इस टेबल में देखें तो अगर हम बात करें पीरियड की, ठीक है, समय अंतराल की बात करें, समय की बात करें या अवस्था की बात करें, तो ये शॉर्ट रन में होता है रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, यानी यहाँ पे प्रोड्यूसर सिर्फ एक फैक्टर को बदल रहा है, बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट है। हम इनपुट की बात करें कि सिर्फ एक इनपुट को चेंज कर सकता है, बाकी के इनपुट को लगातार कोई बदलाव नहीं कर रहा। दूसरा है रिटर्न टू स्केल हमें तब देखने को मिलता है जब हम सारे वेरिएबल में सारे फैक्टर में बदलाव करें, यानी लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट है और फिर हम उसे कांस्टेंट रखते हुए इक्विवेलेंट फैक्टर्स के तौर पे, ठीक है, हम उसे बदल रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। चेंजेस टू अ फैक्टर, इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही इनपुट या एक ही वेरिएबल फैक्टर या एक ही परिवर्तनशील कारक को बदलाव किया जा रहा है। इसके अंदर सारे फैक्टर ही बदले जा रहे हैं, यानी सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। फैक्टर रेशियो की बात करें, रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। यहाँ पे अगर देखें तो क्योंकि हमने एक फैक्टर को कांस्टेंट और एक को वेरिएबल कर रखा है, इस वजह से जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है या प्रोपोर्शन है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का, वो लगातार बदलता जा रहा है। सोचिए, पहले एक लेबर है, एक मशीन है, फिर 2 लेबर ऑन 1 मशीन, 3 लेबर ऑन 1 मशीन, 3rd लेबर ऑन 1 मशीन। इस तरीके से क्या हो रहा है कि कह रहे हैं फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के रेशियो कंटिन्यू बदलते हैं। जबकि यहाँ पे तो हम रेशियो पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रेशियो को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट रेशियो को मेंटेन करते हुए हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया है, यानी यहाँ पे रेशियो सेम बना रहता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उत्पादन का बहुत बड़ा लेवल नहीं बढ़ता, बहुत सामान्य परिवर्तन होते हैं। ये बेसिकली जब फर्म एक्सपैंड कर रही होती है तब जो है रिटर्न टू स्केल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी यहाँ प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। क्यों होता है ये जो हमें देखने को मिलता है, ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैक्टर ऑफ इनपुट को बांटा नहीं जा सकता। का मतलब ये है कि एक मशीन पे अगर एक ही व्यक्ति काम करता है तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे तो बारी बारी काम करेंगे। इस तरीके से जो 2 लोग हैं वो उनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा अगर मशीन सिर्फ एक ही है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि क्या नहीं हो पाता, एक तो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि इनडिविजिबिलिटी है, और स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि लोग किसी एक पर्टिकुलर काम में ही, या मशीनरी सिर्फ एक ही काम के लिए है और दूसरे काम के लिए दूसरी मशीनरी आएगी, चाहे लेबर आप कितने ही ले आओ, ठीक है। तो इस वजह से हमें शॉर्ट रन में रिटर्न टू अ फैक्टर देखने को मिलता है, जबकि लॉन्ग रन में हमें रिटर्न टू अ स्केल मिलता है, या इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें देखने को मिलता है, यानी बड़े लेवल की बचतें या मितव्ययी बचतें हमें देखने को मिलती हैं, या मितव्ययी नुकसान मिलता है बड़े लेवल का, या तो बड़ा फायदा या बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। रिटर्न टू अ फैक्टर वर्सेस रिटर्न टू अ स्केल को अब हम आइसोक्वेंट कर्व जो हमने देखे थे के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। रिटर्न टू अ फैक्टर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स फैक्टर हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर हैं, तो वेरिएबल में चेंज आ रहा है, फिक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हर बार क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अप्लाइज इन शॉर्ट रन, कह रहे हैं कि समझना ये है कि रिटर्न टू अ फैक्टर हमेशा शॉर्ट रन में, जबकि रिटर्न टू अ स्केल लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। केवल एक इनपुट जैसे कि लेबर है उसमें बदलाव होता है, जबकि
अदर इनपुट है आमतौर पे लैंड या कैपिटल है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता, ये बदले नहीं जाते, फिक्स रखे जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ आप कुछ वेरिएबल फैक्टर रखते हैं, कुछ फिक्स फैक्टर रखते हैं, नतीजा होता है प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, यानी जो अनुपात है वेरिएबल फैक्टर का और फिक्स फैक्टर का, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जबकि आइसोकॉन्ट कर्व एनालिसिस, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोकॉन्ट कर्व एनालिसिस हेल्प अस विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वन इनपुट ऑन आउटपुट व्हाइल होल्डिंग द सम कांस्टेंट। ये कह रहे हैं जब हम बात करें आइसोकॉन्ट कर्व एनालिसिस की, आइसोकॉन्ट कर्व को अब हम देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक इनपुट बाकी के जो फैक्टर है उसको कांस्टेंट रखते हुए क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं रिटर्न टू स्केल। हमने कहा रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में है, जो क्योंकि सारे फैक्टर को ही प्रोड्यूसर बदल रहा है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रोपोर्शन है लैंड लेबर या लैंड कैपिटल, इन सब का प्रोपोर्शन जो अनुपात है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा। हाँ, स्केल ऑफ प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। अप्लाइज इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन का मतलब दैट पीरियड जहाँ पे सारे फैक्टर को ही बदलना संभव है। ऑल फैक्टर्स लेबर कैपिटल आर इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। कह रहे हैं कि जितने भी फैक्टर हैं या जितने भी इनपुट हैं, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इन सभी को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, अनुपात में बदलना संभव हो पाता है। द फैक्टर प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट, वही नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस है। आइसोकॉन्ट कर्व एनालिसिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वेदर आउटपुट इंक्रीज मोर देन, इक्वल टू और लेस देन प्रोपोर्शनैलिटी विद इंक्रीज इन स्केल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आइसोकॉन्ट कर्व है ये बताने की कोशिश करता है कि क्या जो आउटपुट है वो इनपुट के मुकाबले में तेजी से बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, या घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। ये आइसोकॉन्ट कर्व की सहायता से, जो हमने देखे अभी, उन आइसोकॉन्ट कर्व की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर से डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन एंड स्केल। अब बात करते हैं, भाई डिस्कस करें अनुपात में और मात्रा में, स्केल में क्या अंतर है। प्रोपोर्शन, व्हेन वन फैक्टर इज वेरिड and the other is held constant, proportion between two changes। अनुपात की अगर हम बात करें, समझने की कोशिश कर रहे थे लॉन्ग रन शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में हमने देखा कि प्रोपोर्शन की बात करी हमने फैक्टर्स के बीच की, लॉन्ग रन में हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करी। तो कह रहे हैं कि जब एक फैक्टर में तो बदलाव किया जा रहा है, उसकी संख्या को घटाया या बढ़ाया जा रहा है, जबकि जो दूसरा फैक्टर इस्तेमाल हो रहा है, यानी दूसरा जो इनपुट इस्तेमाल हो रहा है, उसकी संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा रहा, उसके नंबर को चेंज नहीं किया जा रहा। तो इस स्थिति में जो दोनों फैक्टर हैं उनके बीच में प्रोपोर्शनल चेंज देखने को मिलता है, आनुपातिक बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखें तो द फर्म मूव्स अलोंग लाइन आर एस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैपिटल रिमेन्स ऑन ओआर। जो हमने कर्व देखा था उसमें जो है ओआर पे कैपिटल जो है कांस्टेंट था, लेबर बदल रहा था और इस हिसाब से आउटपुट है 100 से 200 यूनिट तक गया। द लाइन रिप्रेजेंट रिटर्न टू अ फैक्टर शोइंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कुल मिला के अगर हम कहें कि एक लाइन जो रिटर्न टू अ फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर दिखाता है, एक ऐसी रेखा जो रिटर्न टू अ फैक्टर दिखाती है, वो एक्चुअल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी उत्पादन के परिवर्तनशील कारकों को बताती है, अनुपातों को बताती है। इसी तरीके से मूवमेंट अलोंग लाइन एम एन पैरेलल टू वाई एक्सिस करें तो लेबर बदल रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और ये साथ ही साथ दिखा रहा है प्रोपोर्शन के बदलाव का, यानी रिटर्न टू अ फैक्टर को भी दिखाता है। देखिए ये वाला ग्राफ है जिसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी थी। देखिए यहाँ पे कैपिटल है, ओ लाइन प्रोपोर्शन है, आर एस दिखा रहा है, तो ये लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल को दिखा रहा है। तो ये जो हमारे हैं कर्व, आइसोकॉन्ट कर्व जो है हमारे, ये अलग अलग फैक्टर के प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि अगर लेबर में बदलाव किया गया जबकि हमारा कैपिटल आर पे कांस्टेंट कर दिया गया, उस स्थिति में जो हमारा आउटपुट है वो तेजी से बढ़ रहा है या कितने, मतलब लेबर में बदलाव से कितना फर्क पड़ता है। अगर आयाम के बीच में देखें तो दूरी कम है यहाँ पे,
और धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है, MGKL नंबर ऑफ लेबर के इम्प्रूव से। जो प्रोडक्शन लेवल है अगर देखें तो उनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन को दिखा रही है, और ये स्केल को दिखा रहे हैं, AO, BO और CO ये स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शन को कर रहे हैं, क्योंकि लेबर में बदलाव आ रहा है जबकि कैपिटल चेंज हो रहा है। तो जो RS लाइन है वो क्या दिखा रही है, वेरिएबल प्रोपोर्शन को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर कांस्टेंट है। देखो हर लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लेबर में IMGKL वाले जो पॉइंट है, जब से आगे बढ़ाएंगे तो इन पॉइंट पे, यहाँ पे हर कर पे एक पॉइंट बन रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो फैक्टर्स है उनके बीच में चेंज आ रहा है, यानी उनके प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। जबकि स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट लेवल को, क्योंकि इन पॉइंट्स पे देखा जाए तो कैपिटल को भी बदलाव किया जा रहा है और लेबर को भी। ऐसे समझते हैं इसे कि देखो ये वाली लाइन जो 3 दिखाई दे रही है ये कैपिटल के बदलाव की लाइन है, और जो नीचे से ऊपर जा रही है वो लेबर की लाइन है, वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं, वर्टिकल लाइन। अब अगर देखें तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये आउटपुट लेवल को दिखाएगा, स्केल को दिखाएगा, ये स्केल है और ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि ये सेम ग्राफ हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और स्केल को रिप्रेजेंट करा रहा है, प्रोपोर्शन और स्केल को एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है आइसोकॉर्न कार पे। नाउ स्केल की बात करें, व्हेन बोथ फैक्टर्स आर इंक्रीज साइमल्टेनियसली, जैसे ये रहा लेबर का चेंज और कैपिटल का चेंज, कैपिटल लेबर का चेंज। अगर लेबर और कैपिटल, अगर हम सिर्फ 2 फैक्टर कंसिडर कर लें आउटपुट के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हमें स्केल देखने को मिलता है प्रोपोर्शनली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज। क्योंकि हमने इस दौरान इस बात का बहुत ख्याल रखा कि जो लेबर है और जो कैपिटल है उनका जो प्रोपोर्शन है उसमें बदलाव ना हो, वो सेम बना रहे, चाहे कितना भी हम बड़ा बदलाव करने की कोशिश करें। देखो इसी फिगर में OB एक स्ट्रेट लाइन है, OB स्ट्रेट लाइन है, जो ये दिखाने की कोशिश करिए, ये रही स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे। नाउ इनपुट ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर इंक्रीजेज। देखो इनपुट जो है लेबर हो चाहे कैपिटल हो वो लगातार बदल रहा है। रेशियो बिटवीन कैपिटल एंड लेबर स्टेज सेम, कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रेशियो है लेबर और कैपिटल में वो समान बना हुआ है, यानी जो झुकाव है कर्व का वो कांस्टेंट है, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो एक प्रॉपर एंगल बना रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है मूवमेंट अलोंग OB फ्रॉम पॉइंट E टू G। अगर हम देखें E, F, G, H, जो ये पॉइंट है ये दिखाते हैं इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 100 टू 250, ठीक है। ये वाले E, F, G और H ये क्या दिखा रहे हैं, 100 से 50 का हमारा आउटपुट आ रहा है, में बदलाव हो रहा है और 100 से 250 यूनिट तक पहुंच गया ऐसा करते हुए। दिस मूवमेंट अलोंग OB रिप्रेजेंट्स रिटर्न टू स्केल। अगर हम कहें कि OB पे जो ये बदलाव हमें देखने को मिला, O और B पे जो ये बदलाव, E, F, G और H पॉइंट वाले जो बदलाव देखने को मिले, ये रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू स्केल को जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उससे भी समझते हैं और बेसिस बढ़ा रहे हैं। जैसे टाइम फ्रेम, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन था, पीरियड में भी ऐसे ही था। पीरियड टाइम फ्रेम एक्चुअली एक ही बात है, ड्यूरेबिलिटी कितने समय चलता है। चेंजिंग फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर बदलता था, बाकी के सारे फैक्टर फिक्स रहते थे। जब हम रिटर्न टू अ फैक्टर की बात करते थे जो रिप्रेजेंट करता था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, जबकि रिटर्न टू स्केल में सारे ही फैक्टर इक्वल प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए चेंज किए जाते हैं, यानी ऑल फैक्टर चेंज प्रोपोर्शनलिटी। नाउ फैक्टर प्रोपोर्शन की बात करें, फैक्टर्स के बीच में क्योंकि कुछ वेरिएबल फैक्टर कुछ फिक्स फैक्टर हैं तो चेंजेस दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, इनपुट्स हैं, उनके बीच के जो रेशियोज हैं वो कांस्टेंट बने हुए, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। डायग्राम की बात करें, हॉरिजॉन्टल RS और वर्टिकल M है। देखो ये RS और MN,
RS और MN जो है ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजेंटल हो गया। ये दोनों किसको दिखा रहे हैं? ये रिटर्न टू अ फैक्टर को दिखा रहे हैं। जबकि डायगोनल लाइन OB जो है, जो ओरिजिन से होके जा रही है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिटर्न टू अ स्केल को। जो ये डायगोनल लाइन है OB, वो रिटर्न टू अ स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लास्ट पॉइंट था आइसोकरेंट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो देखो, रिटर्न टू अ फैक्टर में हमने जो देखा वो हमें मिलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने को, जबकि इसमें हमें 3 स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी 3 स्टेज थे, 3 तरीके के रिटर्न थे एक्चुअली में। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, फिर कांस्टेंट आता है, फिर नेगेटिव आता है उसमें, यानी वेरिएबल इनपुट बढ़ाने पे जो आउटपुट है उसमें कमी आनी शुरू होती है टोटल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो थे। जबकि यहाँ पे देखें तो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी हमेशा बढ़ तो रहा ही है लेकिन पहले तेज़ी से बढ़ रहा है कंपैरेटिवली, फिर उसके बाद इक्वल हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, और फाइनल में डिक्रीजिंग हो रहा है। पर टोटल प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ रही है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी घट जाती है लास्ट स्टेज में जाते या अंतिम स्टेज में जाते हुए, थर्ड फेज में जाते हुए। ठीक है, इस तरीके से जो मेरा आज का टॉपिक है वो हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।